वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका भरत सर क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में। और आज मैं अक्षय मिश्रा आज फिर आपके सामने कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की क्लासेस लेके आया हूं, और जिसमें मैं आज आप लोगों को अनुपात और समानुपात, जिसको हम रेशियो और प्रपोर्शन बोलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अनुपात और समानुपात का जो बेसिक रूल है वो ये रूल है कि जो अनुपात होगा मीन जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम यूनिट में ही होता है, मीन समान इकाइयों में ही होगा। जैसे मीटर का मीटर से, मीटर का सेंटीमीटर से नहीं होगा, मीटर का किलोमीटर से नहीं होगा। तो जब यूनिट सेम हो जाती है तभी हम उनका क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जब हम उनका अनुपात निकालते हैं तो दोनों रेशियो भी कट जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का। ये जो हमारा आज का वीडियो है, हम चाहेंगे वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पे। तो क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शन? हमने देखा होगा सबसे पहले रेशियो इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो बी, और ये जो हमारा होता है ये सिंबल होता है हमारा रेशियो का। ठीक है, जिसमें ए और बी कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आती है जब हम किसी दो रेशियोज का, दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया है ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 है और बी की वैल्यू क्या है 25 है। ये समझिए ए की जो एज है वो 15 ईयर्स है, बी की एज क्या है 25 ईयर्स है। तो जब ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो वो हो जाएगा 15 ईयर एंड 25 ईयर। क्लियर है? और इसीलिए हमने जो आपको रूल बताया कि रेशियो का कोई भी रूल नहीं होता है, तो ये रेशियो जब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए किसी भी रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और जब अब ये क्या आया, ये हमारा आ गया a अपॉन बी इक्वल टू 15 अपॉन 25। अभी ये फाइनल हमारा रेशियो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 5 जा एंड 5 3 जा। और अब ये डिविजिबल नहीं है, दोनों ही प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं। इस वजह से a रेशियो b जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 रेशियो 5। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेन वैल्यू नहीं होती है। a की मेन वैल्यू 15 थी, 3 नहीं थी। b की मेन वैल्यू 25 थी, 25 थी, 5 नहीं है। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि जो रेशियो गिवन है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कहीं कॉमन मल्टीपल जो है उनके में से हटा दिया गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा, और तब जाके वो रेशियो बने होंगे। क्लियर है? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा रेशियो कि हम रेशियो बनाते कैसे हैं। तो हमने जो आपको बताया, रेशियो बनाने के लिए हमेशा सेम यूनिट होनी चाहिए, उनकी कोई भी इकाई, कोई भी यूनिट नहीं होती है। जब फाइनल रेशियो निकल आता है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब आपने पढ़ा होगा रेशियो के बाद प्रपोर्शन के बारे में। तो प्रपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियोज की वैल्यू इक्वल होती है, जब दो रेशियोज की वैल्यू सेम होती है तो वो क्या कहलाते हैं, प्रपोर्शन कहलाते हैं। जैसे हमारी वैल्यू मान लीजिए, जैसे यहां पे हमने निकाला 3 रेशियो 5। क्लियर है? और कोई दूसरी वैल्यू है 4 रेशियो 20, सॉरी, और कोई दूसरी वैल्यू है मान लीजिए 21 रेशियो 15, 35। तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू यही निकल के आएगी। तो दो रेशियोज अगर इक्वल हैं, दो रेशियोज अगर क्या है, इक्वल हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। और इसीलिए हम उसमें इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, हम 2 डॉट लगाते हैं। देखा होगा प्रोपोर्शन का जो साइन होता है दैट इज 4 डॉट। तो हम इस तरह लिखते हैं, अब मान लीजिए दो रेशियो है, a रेशियो b है, दूसरा क्या है c रेशियो d है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इक्वल नहीं लगाते, हमारा सिंबल होता है प्रोपोर्शनलिटी का, और ये हमारी वैल्यू हो जाती है। क्लियर है? और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाता है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। क्लियर है? बिकॉज ये इक्वल है। जब प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोपोर्शन का फॉर्म लगाएंगे, जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल का साइन लगा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू डी। और आपने ऐसे फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए होंगे कि फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट प्रपोर्शन, ये हमारा हो जाता है सेकंड प्रपोर्शन, ये हमारा हो जाता है थर्ड प्रपोर्शन, और ये हमारा हो जाता है फोर्थ प्रपोर्शन। तो इसीलिए हम बोलते हैं फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू थर्ड, ये बी हो जाएगा, इंटू सेकंड, या सेकंड इंटू थर्ड। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है जब हमारे पास चारों अलग अलग प्रपोर्शन होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू सेकंड इंटू फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू थर्ड इंटू सेकंड। लेकिन आपने इसी के साथ एक प्रपोर्शन की वैल्यू और देखी होगी जो कि आता है कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन।
कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में सिर्फ 3 प्रोपोर्शन होते हैं, ए होता है, बी होता है और सी होता है। लेकिन बी जो होता है वो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे ए का बी के साथ जो रेशियो आ रहा है वही सेम रेशियो बी और सी का है। ए बी का रेशियो बी सी के रेशियो के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी उधर जाके इस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या फर्दर अगर पढ़ेंगे तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्या होता है हमारा ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो हमने देखा 2-3 प्रोपोर्शन, एक हमने रेशियो के बारे में पढ़ा, फिर हमने बताया कि प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, फिर हमने बताया कि जब फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, और फिर हमने आपको बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या रिलेशन होता है, तो फर्स्ट इंटू 4 इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड, और फिर हमने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन के बारे में। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखिएगा, 3 संख्याओं का योग 105 है। 3 ऐसे नंबर्स है जिनका सम क्या है, 105 है। यदि पहली व दूसरी का अनुपात 2:3, दूसरी व तीसरी का अनुपात 4:5 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 3 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो हम फर्स्ट को ए लिखते हैं, सेकंड को बी लिखते हैं, थर्ड को सी लिखते हैं, और हमें 2 चीजें गिवन है, ए रेशियो बी और फिर बी रेशियो सी, पहली का दूसरी से और दूसरी का तीसरी से। मतलब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं क्या गिवन था। रेशियो गिवन था 2:3, और यहां पे हमें गिवन था 4:5। क्लियर है? तो हमने आपने देखा होगा ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों निकालने पड़ेंगे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में पहले कहा था तीनों का योग, मीन्स 3 संख्याओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 105 गिवन है हमको। ये क्वेश्चन में हमको वैल्यू दे रखी है। अब हमें देखना है यहाँ पे b जो है, यहाँ पे b 3 है, यहाँ पे b 4 है, हम इसको इक्वल कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपने करने का तरीका ऐसे भी देखा होगा, a रेशियो b के नीचे b लिखा, फिर c लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, अब इसकी वैल्यू लिख दी हमने। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। और इसको इक्वल करने के लिए इस पूरी यूनिट को 4 से और इस पूरी यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहां पूरा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पूरा हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 2 8, इन दोनों में 4 3 12, 4 3 12, तो इसको सेम करने के लिए ही हमने मल्टीप्लाई किया था, और 3 5 15। क्लियर है? तो हम सीधे देख सकते हैं कि इन दोनों को, ये दोनों बिकॉज सेम क्वांटिटी है, बी और बी क्या है हमारी, सेम क्वांटिटी है, इसको इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम क्या आएगा। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 आता है। तो 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और रेशियो की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए रेशियो बी, मान लीजिए लिखा है ए रेशियो बी आपका लिखा हुआ है, अगर इन दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मान लीजिए इसमें भी x से कर दें, इसमें भी x से कर दें, तो इनके रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ax का जो रेशियो होगा वो bx के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है? या इनमें कोई चीज मल्टीप्लाई कर दें, या हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करने से रेशियो चेंज नहीं होते हैं। अगर सेम नंबर से हम दोनों ही रेशियोज में, या जितने भी रेशियोज होंगे उन सब में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से करना पड़ेगा सभी नंबर, सभी यूनिट पे, सभी प्रोपोर्शन पे, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ है, एंड सो ऑन। यहां पे क्या था, हमें सेम करना था, इसमें से हमने इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बीच की वैल्यू सेम करनी थी। तो पहले वाले को 4 से किया तो उसका रिफ्लेक्शन पहले वाले पे भी आया, तो 8 हो गया। फिर इस पे हमने 3 से किया तो इसका रिफ्लेक्शन 5 पे आया, तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखिए उसमें कुछ भी डिवाइड करने वाला नहीं है, कोई कॉमन नहीं है कि इस प्रोपोर्शन को हम और भी इजी कर लें। अब 8 रेशियो 12 रेशियो 15 को हमें इन 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम टोटल देखते हैं कितने पार्ट हैं। 8 और 12 हो गया हमारा 20, 20 में 15 ऐड किया हो गया हमारा 35। मतलब 35 पार्ट्स करने हैं 105 के, और इन 35 पार्ट्स में 8 पार्ट्स है ए का, 12 पार्ट्स है बी के, और 15 पार्ट्स है सी के।
सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और अब हम करेंगे जब a के लिए, तो a के लिए हो जाएगा 3 into 8 इट मीन्स 24। b के लिए हो जाएगा 3 into 12 इट मीन्स 36 एंड c के लिए हो जाएगा 3 into 15 मीन्स 45। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू जब इसको हम सम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 105 आ जाएगी। क्लियर है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पे देखिएगा, दिया है ₹1870 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा तथा दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6। आधे का मीन्स हो गया 1/2, 1/3 का मीन्स हो गया 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले तो हम गेट कर लेते हैं कि वहां पर 3 क्वांटिटीज हैं, ए, बी और सी। अब कहा गया है ए का आधा, बी का 1/3 मीन्स 1/3 और सी का 1/6 मीन्स ये क्या है, आपस में इक्वल है। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो पहले ए रेशियो बी निकालेंगे और फिर बी रेशियो सी निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब ए अपॉन बी आएगा तो हो जाएगा 2/3। इट मीन्स ए रेशियो बी हमारा आ गया है 2/3। बी अपॉन सी जो है वो हमारा आ गया है 3/6। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो हो जाएगा बी अपॉन सी, ये दोनों हो जाएंगे 1/2। बट हम क्यों सॉल्व करें, हमें तो तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है ना, इसलिए हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे बी रेशियो सी जो है वो है 3/6। बिकॉज अगर अभी हम कर देंगे तो हमें मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों में बी सेम है, इसलिए हम बोल देंगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2/3/6। ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, 2/3/6 आ गया और कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं है जो हम इसमें से और फर्दर डिवाइड कर दें। अब हमसे कहा गया कितने रुपीज में किए गए हैं, ₹1870। क्लियर है, कितना किया गया है, ₹1870। और तीनों का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है कि ए बी सी को कितना निकलेगा। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल ही वैसा ये क्वेश्चन है। देख लेते हैं कितने पार्ट्स हुए हैं, तो 3, 2, 5 और 6 11 हुए हैं। इट मीन्स 1870 के 11 पार्ट्स करने हैं। तो यहां हो जाएगा 11 + 11, 7 लेफ्ट गया, 11 7 और 0। इट मीन्स 170 जो है वो एक पार्ट की वैल्यू आई है। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी बताते जा रहे हैं आपको कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी, टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं 11, 2, 3, 5, 6, 11 और एक पार्ट की वैल्यू 170 आ रही है। अब ए के पास कितने पार्ट हैं, ए के पास है 2 पार्ट, तो उसको 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ₹340। बी के पास 3 पार्ट्स हैं तो हो जाएगा 3 × 170, ये हो जाएगा ₹510। और सी के पास है 6 पार्ट तो हो जाएंगे ₹1020। क्लियर है, और फिर इसको सम कर लेंगे, हमारी वैल्यू यही आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही इट मीन्स हमारे कैलकुलेशन में गलती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि फर्स्ट से रिलेटेड था। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे मोस्टली एग्जामिनेशन में आते हैं कैसे क्वेश्चन। तो चलिए हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात मीन्स द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर, इनका जो रेशियो है वो गिवन है दूध और पानी का 9:4। फिर कह रहा है 8 लीटर पानी और मिला देते हैं। मिला क्या एक्स्ट्रा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं पानी, वाटर को हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहे हैं कितना, 8 लीटर। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि दूध की जो मात्रा है, दूध की मात्रा हमारी वही रहेगी, दूध हमारा सेम क्वांटिटी रहेगा। और 8 लीटर मिला देने की वजह से यह अनुपात 3:2 हो जाता है। तो मूल मात्रा क्या थी, पहले दोनों की वैल्यू क्या क्या थी, मीन्स लीटर में क्या थी। तो पहले हमारे पास 9:4 था, जब 8 लीटर मिला दिया तो ये हमारा हो जाता है 3:2। कितना हो जाता है, 3:2। तो हमने क्या बताया, मिल्क और वाटर का अब जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 3:2। मीन्स पहले M1W1 था, बाद में M2W2 हो जाता है। बट हमें पता है कि M1 और M2 सेम है, बिकॉज पहले भी 9 लीटर दूध था, बाद में भी 9 लीटर ही दूध है। तो हम इधर के पार्ट को इक्वल कर देते हैं। तो इधर के पार्ट को इक्वल करने के लिए ये 9 है,
और ये क्या है 3 है, इट मीन 3 से इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें, अगर 3 से पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करें तो हमने बताया कि मल्टीप्लाई करने से अगर पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो रेशियो हमारा वैसा ही रहेगा 9:6। अब देखिए 9 सेम हो गया, तो ये जो डिफरेंस आया है मींस ये जो दो रेशियो का डिफरेंस आया है, मींस जो 4 जो वाटर था पहले इसका पार्ट 9 था, इसका पार्ट 4 था। जब हमने 8 लीटर पानी मिला दिया तो 9 ही रहेगा, बट 4 जो हो गया वो क्या हो गया 6 हो गया। तो जो दो रेशियो का जो डिफरेंस आ रहा है, जो दो रेशियो बढ़ गया है वो बढ़ गया है 8 लीटर की वजह से, इसलिए 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। अगर 1 का डिफरेंस जो है वो हमारा 4 लीटर हो रहा है तो फाइनल हमारी वैल्यू आ गई। शुरुआत में इनिशियली m रेशियो w क्या था 9:4 था, तो m की वैल्यू कितनी थी 9, और जब 1 की वैल्यू 4 है तो m की वैल्यू हो जाएगी 9 4 36, तो 36 लीटर हमारा m हो जाएगा, और w हमारा कितना था 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 16 लीटर हो जाएगा, और ये हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी दोनों की इनिशियली में शुरुआत में दोनों की प्रारंभिक मात्रा क्या थी ये हमने आपको बता दिया। तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा क्वेश्चन, एक बच्चे के गुल्लक में 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका रेशियो गिवन है, और हमसे कहा गया है जो टोटल जो रुपए हैं वो है कितने 57। तो ये बताना है कि 20 पैसे के सिक्के कितने थे, मीन नंबर ऑफ द कॉइन्स ऑफ 20 पैसा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है 10 पैसे 20 पैसे और, तो 10 पैसे 20 पैसे और ₹1, और इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है हमारा 10:17, और ये जो टोटल आते हैं ये आते हैं ₹57। क्लियर है? तो देखिए रेशियो में होता क्या है, रेशियो में हमें रेशियो कोफिशिएंट लेना होता है। रेशियो कोफिशिएंट का मीन्स ये हो गया कि हमने आपको ऐसे दिखाया था कि A और B की वैल्यू जो थी वो थी 15/25, और फिर बाद में जब निकाला था तो A/B जो है वो 3/5 आ गया था। तो यहाँ पे एक ऐसा कोफिशिएंट है, एक ऐसा गुणज है जिसको ऊपर हमने कट कर दिया था। मीन्स हमने कहा था A और B की 3 और 5 फाइनल वैल्यू नहीं है, इसमें तो कुछ कट गया होगा, कुछ कैंसिल आउट हो गया होगा, तो हम मानते हैं कि इन सब में क्या हुआ था x क्या हो गया था, x कैंसिल आउट हो गया होगा। मीन्स इन सब में x जो है ये कॉमन मल्टीपल रहा होगा जिसको हमने कट करने के बाद फाइनल ये इन तीनों में रेशियो निकाला होगा। अब देखते हैं जब 10 पैसे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 100 पैसा, और 100 पैसा का मीन्स हो गया ₹1, तो ये हो गया 1x। 100x का मीन्स क्या होगा 100xp का मतलब हो गया 1xp। क्लियर है? उसके बाद 20 पैसे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 340xp। इट मीन्स 340 पैसे को लिख सकते हैं ₹3.40x। क्लियर है? और फिर जब इधर आएंगे तो 1 को सर, अब ये तो रुपए को रुपए से मल्टीप्लाई करें तो 7 तो सीधे वैल्यू क्या आ जाएगी 7x आ जाएगी। और जब हम कंपटीशन के फील्ड में काम करते हैं तो हम x को नहीं मानते, ये अज्यूम करते रहते हैं सीधे। तो x यहाँ पे हम डिलीट किए दे रहे हैं, हटाए दे रहे हैं, और आप इस चीज को अज्यूम रखिएगा कि x यहाँ पे समथिंग कुछ है। अब देखिए ये 1 रुपए, ये 3.40 रुपए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 7, 1 and 3, मीन्स ये हो जाएगा 11.40। कितना आ जाएगा 11.40 वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर से चेक करते हैं, ये हो गया 7 रुपए, ये हो गया 7 2 34, 3.4, और ये हो गया 1 रुपए, तो 3 1 4 7 4 11.40। अब अगर देखा जाए तो रुपए जो 11.40 है, अब यहीं पे x आता ना तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, यही हो जाएगा ₹57। क्लियर है? क्योंकि इन्हीं सबका जो सम रहा होगा वही तो ₹57 रहा होगा। और जब इसको हम निकाल लेंगे तो देख लेते हैं कि यहाँ के 1 रुपए की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 57/11.40। क्लियर है? सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 0 जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी 5 तक कैंसिल हो जाएगी, 2 0 आएंगे यहाँ पे। क्लियर है? कितने कैसे हो जाएगी 5, इट मीन ₹1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। मतलब क्या है कि यहां पर जो एक रेशियो था इसकी वैल्यू 5 के बराबर थी, इट मीन 5 5 5 5 इन तीनों में एक कॉमन मल्टीपल रहा होगा। क्या रहा होगा? कॉमन मल्टीपल। इट मीन 20 पैसे की बात कही है तो 20 पैसे का रेशियो 17 है और 5 रेशियो इसका चला गया होगा, तो 17 5 85। इट मीन नंबर ऑफ द कॉइन्स ऑफ 20 पैसा इज 85।
क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। मैंने x इसीलिए हटा दिया था, बट बताया था कि x यहाँ पे एक नंबर है। अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये x ऐसे लिखा है और इस 1 को हटा देंगे तो ये x की वैल्यू ही आ जाएगी। तो इस रुपए को भी हटा दीजिए। वैसे समझ लीजिए कि 11.40 को 11.40 की वैल्यू जो है 57 रुपीज है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11.40 की वैल्यू 57 है, तो x की वैल्यू 5 आ रही है। और जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो उस x को यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 85 आएगा। तो सिर्फ समझाने के इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन आपके होते हैं। लेकिन समझना जरूरी है जो रेशियो और प्रोपोर्शन है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं और कितनी इजी मेथड में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:13 हो, मीन ए और बी का जो रेशियो है दैट इज 6:13, और फिर कह रहा है उनका सबसे छोटा गुणज, उनका सबसे छोटा गुणज, और इंग्लिश में अगर उसको बोले तो उसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को सही बोला जाए तो एलसीएम पढ़ते हैं, और उस एलसीएम की वैल्यू ही हमको यहां पे दी गई है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम जो हो वो कितना हो, 312 हो, 314 हो। तो हमसे कहा गया है संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए प्लस बी का सम निकालने के लिए ए प्लस बी की वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो हम देखते हैं ए प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या होगी। देखिए ए रेशियो बी 16:13, और मैंने फिर बताया था कोई ना कोई यहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन मल्टीपल रहा होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो गया होगा, और हम यहां से दो तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए पहला एलसीएम हमें गिवन है, और दूसरा एलसीएम हमारा क्या होगा, दूसरा एलसीएम अगर हम मान लें कि इन दोनों में से x क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो x इन लोगों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आपको मैंने एलसीएम एसएफ के जो वीडियो पढ़ाए हैं, जो लेक्चर दिए, उसमें मैंने बताया था कि जो दोनों नंबर में कॉमन होता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही रेशियो में हमेशा क्या हो जाता है, डिवाइड होकर हटा दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा उनके दोनों में कॉमन फैक्टर होते हैं वही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लेट कर ले कि एलसीएफ जो हमारा HCF है, जो हमारा HCF ऑफ AB है, अगर हम लेट कर ले वो x है, क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, x और x इसके मल्टीपल में होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम क्या कहते हैं HCF में जो प्राइम फैक्टर्स रह जाते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि हमने एक बार देखा था, आपको फिर से हम एग्जाम्पल बताया थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एलसीएम एसएफ के जो 3-4 वीडियो बने उसको जरूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मीन्स हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो उसका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा x × 6 × 3। कैसे हो जाएगा, देखिए 6 और 13 कैसे हो जाएगा, 6 और 13 जो दोनों कॉमन फैक्टर आपके रह गए हैं, ये प्राइम नंबर हो गए थे, वो प्राइम नंबर थे, और इनको हमने साइड में लिख लिया और इनके कॉमन फैक्टर को यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। कैसे आएगा आपको बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास 12 है और आपके पास क्या है, 16 है, दो नंबर है। तो आप देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इसका HCF हो जाएगा। और अगर हम 4 इसमें से हटा दे तो क्या बचेगा, इसके पास 3 बचेगा, इसके पास 4 बचेगा। और जब इस HCF को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन अगर इस अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो ये होगा 3 × 4, ये होगा 4 × 4, क्लियर है। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 बार मैक्सिमम 4 आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 × 16 3 48, कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। और अगर हम इस HCF को इस 3 और इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारी वैल्यू वही आएगी, क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि HCF को अगर हम रेस्ट ऑफ द फैक्टर से, जो हमारे फैक्टर रह जाते हैं, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा एलसीएम ही हो जाता है। ये अगर आपको पता होगा तो तुरंत दिमाग में ये चीज स्टिक होगी कि कैसे हम करेंगे। जैसे तो हमारा क्या क्वेश्चन था, A/B 6/13 था, एलसीएम हमें 312 दिया था। और एक और तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर हम ये मान लें कि x इसका HCF रहा होगा, अगर x इसका HCF रहा होगा तो इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर इसका एलसीएम निकल आएगा। और अब दो एलसीएम हमारे पास आ गए हैं, एक आ गया है 312 और एक आ गया है 6 × 13 × x। और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जब x वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो मल्टीप्लाइड हियर। तो सॉल्व करते हैं, तो 312 अपॉन 6 × 13
इज इक्वल टू एक्स। 6 से करेंगे तो 6 5 जा, 6 2 जा, 3 से करेंगे 13 से करेंगे 13 4 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और अब हम देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6x, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 13x, और जब दोनों का सम करेंगे तो टोटल हो जाएगा 19x, और फिर 19 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 76। क्लियर है? तो हमारा जो सम ऑफ द नंबर ए एंड बी आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 76। तो क्वेश्चन को बहुत सही से समझिएगा मैंने। चले तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक साल पहले ए तथा बी की आय का जो अनुपात था वो था 3:5, मतलब ए की लास्ट ईयर और बी के जो लास्ट ईयर था उसका रेशियो था 3:5। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या था। फिर हमसे कहा गया है कि ए की जो करंट लास्ट ईयर है और जो ए का ही करंट ईयर है उसका जो रेशियो है वो हमें गिवन है 2:3, और अगर बी का हम देखते हैं लास्ट ईयर और बी का अगर हम करंट ईयर देखते हैं तो वो हमें गिवन है 4:5। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, हमें लास्ट ईयर का रेशियो गिवन था, तो लास्ट ईयर के रेशियो में हमने क्या कहा था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इन दोनों में ए का लास्ट ईयर देखिए यहां दिख रहा है, बी का लास्ट ईयर यहां दिख रहा है, बट इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये 2 है ये 4 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए पहली बात तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4:3। अब ये 4:3 है, ये 4:5 है, और हमें 3 और 5 के फॉर्म में लाने के लिए ही दोनों को 4 किया है, और जब 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके रेशियो में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जब इनके रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा तो जो फाइनल रेशियो आएगा वो हम करंट ईयर के रेशियो को इक्वल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12:9। इसको 3 से 2 से किया तो ये 6 हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, ये 6 से करेंगे तो हो जाएगा 18, यहां 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। तो 12:20 तो लास्ट ईयर का है जो हमें गिवन है, और उसी को इक्वल करने के हमने पहले 4 दोनों को किया और बाद में 3 से इसको कर दिया और 5 से इसको कर दिया। तो अब जो 18:25 आया है, अब जो 18:25 वैल्यू आई है वो आई है दोनों के करंट ईयर की। किसकी आई है, दोनों के करंट ईयर की। और आखिरी में हमसे कहा गया है कि दोनों की जो वर्तमान आय है, जो वर्तमान सैलरी है वो कितनी है, 4,300। तो कहा गया है दोनों का पार्टीशन से बताइए कितना कितना पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितने हैं, इन दोनों का सम मींस 18 + 25, इट मींस 4,300 अपॉन 8 5 13 का 3 कैरी गया 1 2 2 4 1 3, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 है तो 18 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, और 25 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। तो ये हो जाएगा बी का पार्ट, ये हो जाएगा ए का पार्ट। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझ लीजिएगा, क्या हमने किया, क्यों किया। हमसे कहा गया था ए और बी के लास्ट ईयर का रेशियो 3:5 है, ए की लास्ट और करंट ईयर का जो रेशियो है वो है 2:3, बी की लास्ट ईयर करंट ईयर सैलरी जो है वो है 4:5। अब सैलरी में क्या है, हमें लास्ट ईयर का 3.5 दिया था, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो था यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा था, यहाँ पे 2 और 4 दिख रहा था, तो हमने इसको 4 करने के लिए इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4:2। अब दोनों 4 हो गए। अब अगर 3 को 4 से और 5 को 4 से करेंगे तो इनके रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मीन जब 3 को 4 से किया 12 आया और 5 को 4 से किया 20 आया, तो 12 और 20 में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगर 12 और 20 का रेशियो सेम है तो 18 और 25 का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मीन पार्ट सबके सेम हो जाएंगे। 18 25 का रेशियो क्यों निकालना था, बिकॉज हमें करंट ईयर की सैलरी का सम गिवन था, इसलिए हमने करंट ईयर का सम, करंट ईयर की जो वैल्यू थी, जो उनका रेशियो था वो निकाला। करंट ईयर का निकालने के बाद जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रेशियो प्रपोर्शन का, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया, रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे हम रिलेवेंसी उनकी निकालते हैं। उसके अलावा जो कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, और उसके बाद जो आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, वो इजी था, इसलिए मैंने उसको ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया। अगर उसके क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर के मिलते हैं तो मैं उसको आपको जरूर कराऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर आएंगे, चाहे वो एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, या कोई भी आपका एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एसएससी में तो ये पेट क्वेश्चन है, आएंगे ही आएंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का जो मेथड है वो समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये आपके साथियों तक पहुंच सके और उन लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूअर हैं या पुराने व्यूअर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा बरसत क्लासेस की सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।